लोगों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार की स्टोरी। इस स्टोरी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत भाइयों के पास पहुंच जाए। आधी रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। मूसलाधार बरसात हो रही थी। बादल रह रह कर गरज रहे थे। साथ साथ बिजली भी चमक जाती थी। हवा के तेज झोंके धीरे धीरे आंधी का रूप लेते जा रहे थे। उतने बुरे मौसम में सारा उज्जैन शहर अपने अपने घर में दुबका मीठी नींद सो रहा था। राजमहल के दीपक अधिकांश बुझ चुके थे। जो बचे थे वे भी बुझने की ओर ही थे। ऐसे डरावने मौसम में केवल एक व्यक्ति जगा हुआ था। वह राजमहल का द्वारपाल। उसकी आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। वह राजमहल की एक अटारी के नीचे सुरक्षित खड़ा अपने दुर्भाग्य की बात सोचने मगन था। राजा की सेवा करते करते उसे 1 साल बीत चुका था, मगर अभी उससे भेंट नहीं हो सकी थी। अभी तक राज कृपा से वह वंचित था। वह अत्यंत निर्धन था। प्रारंभ में तो उसे कई दिनों तक भूखे पेट ही भी रहना पड़ा था। अपनी निर्धनता किसी गुणी राजा के आश्रम में रहना चाहता था। बड़ी बड़ी राजसभाओं में वह गया। अनेक नामी धनपतियों के दरवाजे खटखटाए, मगर कहीं शरण नहीं मिली। अनेक राज्य घूम चुका था वह, लेकिन सब जगह से निराश ही लौटना पड़ा। वह अत्यंत विद्वान और साधारण कवि था। देवी सरस्वती का कृपा पात्र था। उसकी चमत्कारी वाणी में साक्षात सरस्वती का निवास था। वह अत्यंत मनोहारी कविताएं लिखता था। प्रकृति के सुंदर दृश्यों और कार्यकल्पों में को अनूप शब्दों में सजाना जानता था। प्रकृति के अनमोल सौंदर्य को वह शब्दों में चमकते मोतियों के रूप में लुटाता रहता था। मगर इससे क्या होता? एक दिन उसने उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य के गुणों की चर्चा सुनी। तब उनका यह देश के कोने कोने में फैला हुआ था। उनका यश देश के कोने कोने में फैला हुआ था। वे विद्वानों और गुणियों के आश्रय दाता थे। उन्हें उचित और मनचाहा सम्मान देते थे। उनकी विख्यात राजसभा सरस्वती के अनेक वृद्ध पुत्रों से भरी हुई थी। उनकी काफी चर्चा सुनने के बाद ही वह यहाँ आया था और अपना भाग्य परखने की सोची थी। मगर काफी चेष्टा के बाद भी राजा से भेंट करके अपनी बात कहने का अवसर उसे नहीं मिल पाया था। अत्यंत दुखी होकर ही उसने सम्राट की सेवा में रहने का निश्चय किया था। बड़ी कठिनाई से द्वारपाल का काम मिला था। उसे आशा थी कि यहाँ एक दिन यश और धन की अवश्य प्राप्ति होगी। उसकी निर्धनता का अंत होगा। अपने भाग्य को उदय की प्रतीक्षा करता हुआ वह तन मन से राज सेवा में लगा हुआ था। सेवा करते करते 1 साल बीत चुका था, मगर अभी तक
उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। सम्राट से भेंट करके अपनी बात नहीं कह पाया था। इसी चिंता में उसे न चैन आता था, न आंखों में नींद थी। वह इतने डरावने मौसम में खड़ा केवल अपने दुर्भाग्य की बात सोच रहा था। उधर सम्राट विक्रमादित्य की आंखों में भी नींद नहीं थी। वे उस समय राज्य की एक गंभीर समस्या पर चिंता कर रहे थे। कई दिनों से लगातार उस समस्या की चिंता खाए जा रही थी। सोचते सोचते अचानक उसकी दृष्टि राजमहल के द्वार पर गई। बुझते दियों की मंद रोशनी और चमकती बिजली की चकाचौंध में किसी काली आकृति को खड़े देखकर उनकी विचारधारा भंग हो गई। उन्हें बड़ा अचरज हुआ। भला ऐसे भयानक मौसम में वहां कौन हो सकता है? द्वार पर कौन खड़ा है? उत्सुकता वश होने जोर से पुकारा। सम्राट का स्वर पहचान कर द्वारपाल अचानक चौंक पड़ा। उसकी सोच भी विराम सा लग गया। उसने सावधान होकर तत्काल उत्तर दिया, मैं मृत्युगुप्त द्वारपाल हूँ महाराज। ओहो अच्छा, अभी इतनी रात बाकी है? फिर प्रसन्न मुखरित हुआ। महाराज अभी तो 1:30 पहर रात्रि और बाकी है। यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सम्राट ने पूछा। विक्रमादित्य के इस प्रश्न पर मृत्युगुप्त ने कुछ देर सोचा। अपनी बात कहने का उसे अच्छा अवसर जान पड़ा। उसने सोचा कि इसी अवसर पर अपनी सारी स्थिति साफ साफ कर डाले। उसे सुनकर ये तो राजा भरपूर धन देगा या सारी आशा त्यागनी ही पड़ेगी। यह निर्णय करके मर्त्यगुप्त ने अपनी पंडिताईपूर्ण भाषा में राजा के प्रश्न का उत्तर तो दिया। यज्ञादि में प्रयोग करने के लिए जल में डूबी उड़द सम्मी की लकड़ी जैसे सर्दी से सिकुड़ जाती है, वैसे ही चिंता के सागर में डूबा मैं भी यहाँ सर्दी से सिकड़ रहा हूँ। हवन करता जैसे यज्ञ की भुजी अग्नि को फूंक फूंक कर जलाने की कोशिश करता है और इसमें उसे होठ फट जाते हैं, वैसे ही जीवन की आशा से शून्य सर्दी से मेरे भी होठ फट गए हैं। यज्ञकर्ता का कंठ जिस प्रकार उपवास के कारण सूख जाता है, वैसे ही निर्धनता के कारण भूखे रहकर मेरा गला सूख गया है। मेरी निंद्रा मुझे छोड़कर वैसे ही दूर चली गई है, जैसे अपने पति द्वारा अपमानित हुई पत्नी उसे छोड़कर दूर चली जाती है। जैसे किसी योग पात्र को दी हुई भूमि कभी समाप्त नहीं होती, वैसे ही मेरे लिए यह रात बीत ही नहीं रही है। यूं मृतगुप्त ने अपनी करुण कहानी सुंदर व भावपूर्ण शब्दों में राजा के सामने निवेदन कर दी। विद्वान सम्राट सुनकर संकित भी हुए और मुग्ध भी। उसके प्रति अब तक अपनी अपेक्षा व उसकी निर्दयता के वर्णन ने राजा के हृदय को व्यथित कर दिया। वह अपनी लापरवाही पर पछताने लगे। कविता उसके मर्मस्थल को छू गई, हृदय में गहरी वेदना उत्पन्न कर दी थी। सम्राट सोचने लगा कि इसकी अब तक सच्चाई और लगन से की गई सेवा का क्या पुरस्कार दूं, इसकी कविता का क्या मूल्य दूं, अपनी अपेक्षा का यह प्रायश्चित करूं।
वह कुछ न कह सके, बस सोचते ही रह गए। मृतगुप्त अपने कान खड़े किए सम्राट की वाणी सुनने की प्रतीक्षा करता रहा, मगर काफी देर तक कुछ भी सुनाई न दिया। आंधी के झोंके अभी भी चल रहे थे, बरसात में जरा भी कमी न आई थी। राजा के मौन ने उसे काफी दुखी कर दिया। वह सोचने लगा कि उसका यह प्रयास भी विफल हो गया। साल भर की सेवा बेकार चली गई। सारी आशा, आकांक्षा व कष्ट व्यर्थ हो गए। उसने जैसे सोचा था वैसा नहीं हो पाया। अपनी दीनहीन दशा व विश्वस्ता पर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसे लगा कि उसने सम्राट की प्रशंसा झूठी ही सुनी थी। अब उसका दुर्भाग्य सीमा से बाहर जा चुका है। अब राज सेवा में रहने से कोई लाभ नहीं है। वह अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ घने अंधेरे में बरसते पानी को देखता रहा। अगले ही दिन प्रात महाराज विक्रमादित्य की सभा में कवि मत्रगुप्त की जब बुलवाई हुई तो वह भय से सिहर उठा। रात की अधिष्ठता पर राजदंड का भागी बनने की कल्पना से भयभीत हो उठा। वह बड़े संकोच और भय के साथ राजसभा में पहुंचा। जाते ही उसने महाराज का अभिवंदन किया और निष्ठा पूर्वक सिर झुकाकर वह एक और खड़ा हो गया। मृतगुप्त, तुम्हें इसी समय कश्मीर जाना होगा। विक्रमादित्य ने बिना किसी भूमिका के अपना आदेश सुनाया। आदेश का पालन होगा। महाराज उसे कहा, यह बंद पत्र अपने पास रखो। इसे वहां के प्रधानमंत्री के हाथ में दे देना। यह मेरी निजी एक यतंत्र गुप्त मंत्र पत्र है। उनके सिवा न किसी को देना न दिखाना। जो आदेश प्रभु ऐसा ही करूंगा। मृतगुप्त ने वह पत्र लेते हुए सिर झुकाकर कहा। फिर वह राजसभा से बाहर निकल गया। कश्मीर के बेहद सुंदर और समृद्ध राज्य था। विक्रमादित्य के शासन के अधीन था। उज्जैन से उसकी दूसरी साधारण नहीं थी, मगर राजज्ञ थी। जानना तो था ही। सम्राट का पत्र लेकर मृतगुप्त चल पड़ा कश्मीर राज्य की ओर। उसके मन में अपार निराशा और दुख भरा था। कहाँ उसने अपने कष्टपूर्ण दिनों को दूर करने हेतु कोई बड़ा राज पुरस्कार पाने की सोची थी, और कहाँ उसे दुखद यात्रा पर भेजा जा रहा था। उसे संदेह भी था कि कहीं उसके पिछले काम से रुकावट होकर राजकोप का भाजन न बनाया जा रहा हो। फिर भी वह जल्द से जल्द कश्मीर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना जाना चाहता था। रास्ते में उसे नाग के थन पर बैठा खंजन पक्षी दिखाई दिया। उसके अलावा सपन में उसने सवै को महल की छत से छलांग मारकर समुद्र पार करते हुए भी देखा। उसके अनुसार तो यह शुभ शकुन था। फिर भी उसका मन दुखी था, खाली नहीं था। कई दिनों की लगातार यात्रा के बाद वह यतन अंत में कश्मीर जा ही पहुंचा। वहां के मनोहर प्रकृति दृश्य ने रास्ते की उसकी सारी थकान मिटा दी। अपने लक्ष्य पर सकुशल पहुंच जाने पर वह बड़ा प्रफुल्लित हो उठा। वहां उसने कंबू नामक एक कस्बे में अपनी रात व्यतीत की। अगले ही दिन उसने राजमहल में पहुंचकर
अपने आगमन की सूचना प्रधानमंत्री को भिजवा दी। प्रधानमंत्री ने उसे द्वारपाल से अंदर बुलवाया। मित्रगुप्त ने पास जाकर विक्रमादित्य का दिया हुआ पत्थर उसकी ओर बढ़ा दिया। उसका आदेश पाकर वह बगल में रखे एक आसन पर बैठ गया। पूरा पत्र पढ़ने के बाद एकाएक प्रधानमंत्री के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। चेहरा अपार खुशी से भर उठा। उसने पूछा, श्रीमान आप ही मित्रगुप्त हैं? वहां यह मेरा ही नाम है। हाँ यह मेरा ही नाम है, मित्रगुप्त ने निरुकार भाव से उत्तर दिया। इतना सुनते ही प्रधानमंत्री ने प्रत्यहारी को बुलाया और तुरंत राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि राज्य में सवर्तक नए राजा के राज्याभिषेक की घोषणा करवा दी जाए। सेनापति सभी सचोर अधिकारियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अविलंब आमंत्रण किया जाए। प्रतिहारी के जाते ही मंगल बंदों की छमनी से गगन गूंज उठा। मंगल गान व सतुक्ति पाठ होने लगे। वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि उचित होने लगी। अचानक इस अद्भुत पर्यटन को देखकर मित्रगुप्त अवश्य रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। इसी कारण जानने के लिए वह किसी से कुछ पूछता ही चाहता था कि एकाएक प्रधानमंत्री ने उसके समीप आकर बड़े शिष्टाचार पूर्वक कहा, महाराज अब आप महाराज राजा धीराज सम्राट विक्रमादित्य के आदेश से इस गौरवशाली कश्मीर राज्य के राजा हैं। यह राज्य आपका है। प्रधानमंत्री की यह बात सुनकर मित्रगुप्त का सिर चकराने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सोचा कहीं वह सपन में तो नहीं देख रहा है, यह फिर ये लोग पागल समझकर उसका उपहास तो नहीं उठा रहे हैं। यह आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? उसने भौचका सा होकर पूछा। महाराज मैं सच कह रहा हूं, आपका ही लाया सम्राट का आदेश पत्र सामने है। यहाँ के पहले राजा हिरण्य निसंतान होकर कब के स्वर्ग सिधार गए थे। उत्तराधिकारी के भाव में अब तक मंत्रिमंडल ही देख रेख कर रहा था। मंत्रिमंडल ने काफी समय पहले से सम्राट से किसी योग राजा की मांग की थी। उसे अब उन्होंने आपको भेजकर पूरा कर दिया है।